हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पैरेललोग्राम की थ्योरी, समांतर चतुर्भुज। मेंसुरेशन का ये रहेगा पार्ट नंबर 12, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं क्या, समांतर चतुर्भुज की कंप्लीट थ्योरी। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। तो इसको पहले आपको समझना है ध्यान से, इसकी थ्योरी क्या है, ताकि आप इसके क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर पाओ। समांतर चतुर्भुज में दो जो अपोजिट साइड होती है ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये जो दो साइड रहेगी क्या रहेगी, नाम से स्पष्ट है, पैरेललोग्राम। पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर। तो ये जो दो अपोजिट साइड होगी ये एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, मतलब समानांतर रहेगी। और अगर हम बात करें इसके विकर्ण की, इसकी जो विकर्ण रहेगी ये एक दूसरे के बराबर नहीं रहेगी, पर ये एक दूसरे के बराबर नहीं होती है ना। D1 डज नॉट इक्वल टू D2, मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये मतलब इसकी विकर्ण रहेगी एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। और यहाँ पे जैसे हमने इससे पहले जो रोम्बस पढ़ा था, रोम्बस में क्या था, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा रहेगा कि ये जो दोनों विकर्ण रहेगी, डी इसको नाम देते अगर हम D1, इसको नाम देते क्या D2, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी नहीं करती है। समद्विभाजित तो करती है पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होती है। यहाँ पे ये जो लंबवत होती थी उसमें रोम्बस में जो हमने पढ़ा था कि ये एक दूसरे के लंबवत होती है, पर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, मतलब D1 डज नॉट परपेंडिकुलर बाय D2। वैसे ही अगर हम देखें इसकी और थ्योरी, तो इसके जो एंगल होते हैं, अगर इसके कोण की हम बात करें तो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं ये कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ABCD की अगर हम बात करें तो कोण B बराबर होगा किसके, कोण D के, और कोण A बराबर होगा किसके, कोण C के। ये अपोजिट एंगल जो होंगे एक दूसरे के बराबर होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा, इस कोण को अगर हमने क्या मान लिया, थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ये फिर हो जाएगा कितना, 180 माइनस थीटा। मतलब अपोजिट एंगल का एंगल तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इन दो जो एडजेसेंट एंगल रहेंगे इनका योग होता है कितना, 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 180। वैसे ही इन दो की अगर हम बात करें तो इनका योग भी कितना होगा, 180। ये दो, इनका योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। वैसे ही अगर हम इनकी बात करें तो क्या होगा, इनका योग 180 डिग्री। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करें उसको। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो जैसे हमने इसकी ये भुजा जो लेंथ है इसको मान लिया क्या, A, और इसको मान लिया इसकी ब्रेड्थ को क्या, B, और ये मान लिया इसकी हाइट है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस मतलब इस भुजा को अगर आधार माना है और ये हाइट है तो इसको लिखेंगे हम AH। वैसे के वैसे ही हाइट यहां से भी डल सकती है इससे, जैसे अब यहाँ पे अगर हम हाइट डालेंगे इसमें तो ये वाली इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ये अब आधार हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला B इंटू H। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान से समझें, ये अभी मैं रफ कर रहा हूँ, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है उसको। क्षेत्रफल के लिए तो आपको यही पॉइंट याद रखना है, क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। और परिमाप की अगर हम बात करें इसके, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2। अब ये जो भुजा है, मतलब ये A है तो ये भी कितना होगा, A, तो
तो इसलिए हमने 2 जिस यहाँ पे जैसे ये a है तो ये दोनों भुजाओं का मान क्या बराबर रहेगा, तो 2a हो जाएगा ये। वैसे ये b है तो इसका मान भी कितना होगा, इसके बराबर ही होगी 2b। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b, है ना। इन दोनों भुजाओं का योग करके उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप का फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, और जैसे यहाँ पे ये हमें एक समांतर चतुर्भुज दे के रखे, ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ये भुजा मान लिया जाए a है और ये b है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों साइड के बीच का अगर कोण का मान दे दें, ये एंगल दे दे, तो इससे भी हम इसके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, इसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे इसके क्षेत्रफल का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक और फार्मूला क्षेत्रफल का इसका a इंटू बी, इन दोनों भुजाओं का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इसमें गुना कर देना है किसका, साइन थीटा का। यहाँ पे थीटा क्या लेना है, ये जो थीटा यहाँ पे जो एंगल रहेगा, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कितना 45 डिग्री तो यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे, अगर यहाँ पे दे दिया जाए कितना 60 डिग्री तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 60 डिग्री। तो इस वाले फार्मूले से भी क्या निकल सकता है, इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। ये फार्मूला हो जाएगा, याद रखना है क्या, दोनों भुजाओं का इंटू और उसमें उसके बीच का जो कोण अगर अपने को पता हो तो इस फार्मूले से हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और अगर यहाँ पे बात करें हम इसकी, जैसे दोनों विकर्ण दे दें, दोनों विकर्ण की लंबाई दे दे हमें और उनके बीच का ये कोण दे दे। अब जैसे हमने ये थीटा ले लिया है तो इसको हम मान सकते हैं फाई, है ना, इसको प्रदर्शित करनी है सिर्फ फाई से। दोनों विकर्ण दे दे हमें, एक का मान दे दे d1 और एक क्या है d2, तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला एक और क्या हो जाएगा, d1 इंटू d2, दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको और उसमें उनके बीच का जो एंगल दे रखे उसका आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, साइन फाई। तो इससे भी क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मतलब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फार्मूले कितने हो गए, हमारे पास 3 फार्मूले। एक तो ये है क्या, एक उसका आधार और ऊंचाई दे दे तो क्या करना है, आधार का मल्टीप्लाई करना है किसमें, एच में, उसकी ऊंचाई में क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा क्या, अगर उसकी दोनों भुजाएं दे दे हमें और उनके बीच का कोण दे दे तो उससे भी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इस फार्मूले से। तीसरा पॉइंट क्या है क्षेत्रफल निकालने का, अगर हमें दोनों विकर्ण की लंबाई दे दे और विकर्ण के बीच का एक एंगल दे दे हमें, तो इस फार्मूले से भी क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये बात हो गई इसके क्षेत्रफल की और ये परिमाप भी हो गया। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें हमें क्या करते हैं, दोनों विकर्ण मतलब या तो दोनों भुजाओं की लंबाई दे देंगे और एक विकर्ण की लंबाई दे देंगे और दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला कहां से आया है उसको भी हम प्रूफ करेंगे। पहले तो आप उसको डायरेक्ट नोट कर लीजिए। देखो किस टाइप से आएगा, क्या देके रखेंगे हमें, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये वाली साइड एक दूसरे के समानांतर है। इसको अगर हम नाम दे दे क्या, ए बी सी डी, और ये इसकी विकर्ण है। विकर्ण को हमने नाम दे दिया क्या, d1, और दूसरी विकर्ण को नाम दे दिया हमने क्या, d2। तो अब यहाँ पे, और ये भुजा हमने क्या लिया, इसको a और इसको क्या ले लिया, दूसरी भुजा को b। तो अब यहाँ पे क्या होता है इनमें रिलेशन, विकर्ण और इनकी भुजा में, तो ये होगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये आया कहां से, इसको समझने का प्रयास करना। आप देखो यहाँ पे अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था जो कि विकर्ण क्या करती है, एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। जैसे कंप्लीट d2 है तो क्या हो जाएगा, d2/2, और ये क्या है, d1 है तो ये d1/2 इधर का, और ये इधर वाला भाग भी कितना हो जाएगा, d1/2। तो अब यहाँ पे आप सिर्फ ये इतना ट्रायंगल देखें, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, ये जैसे a था तो ये भी कितना हो जाएगा a। अभी मैंने जियोमेट्री आपको ऑनलाइन इस पर यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं है, बाकी जिनने इसको पढ़ा है ऑफलाइन में मुझसे तो उनको एक थ्योरम याद होगी। ट्रायंगल में एक थ्योरम हमने पढ़ी है, अपोलोनियम थ्योरम। अपोलोनियम थ्योरम में क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज ABC, इस तरह से हमें एक त्रिभुज ABC दिया है और ये D उसकी मध्यिका है। तो यहाँ पे मान लिया जाए इसके सामने वाली भुजा ये क्या है, A, और इसके सामने वाली भुजा को हमने क्या मान लिया, C, और इसके सामने वाली भुजा को क्या मान लिया हमने, B। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इसमें क्या होता है अपोलोनियम थ्योरम में,
इस भुजा का वर्ग, इन दोनों मतलब ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर होता है किसके, 2 ब्रैकेट में ये ए डी का वर्ग, ए डी का वर्ग प्लस या तो हम ये ले लें या फिर ये ले लें, या तो ये डिस्टेंस ले लें या डिस्टेंस ले लें, क्योंकि ये अगर मध्यिका है तो इसको 2 बराबर भाग में बांटेगी, तो दोनों डिस्टेंस सेम है, कोई सी भी ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं हम, बी डी का वर्ग। ये एक अपोलोनियम थ्योरम होती है जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे अब। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और बराबर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में इसका वर्ग। अब इसका मान कितना है, d2/2 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो देखो ये तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये बटे में 2 है, इसका वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। प्लस वैसे ही अब या तो ये दूरी ले लें या फिर ये ले लें हम, तो क्या हो जाएगा d1 का वर्ग बटे में 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको अगर हम सोल्व कर दें तो यही जो रिलेशन हमने लिखा है इनमें ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a का वर्ग एज इट इज लिखा प्लस b का वर्ग लिखा हमने, और बराबर ये 2 एज इट इज, यहाँ पे ये जो 1/4 है इसको अगर हम बाहर कॉमन निकाल ले तो क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा ये, और ये अंदर बचेगा हमारे पास d2 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, इसको हम पलट के लिख सकते हैं ना, जैसे d1 पहले लिख सकते हैं d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, है ना, ये फार्मूला होता है। इसमें क्या दे देंगे हमें, जब प्रश्न करेंगे इसके, हमें दोनों विकर्ण की लंबाई दे देंगे और एक भुजा का मान दे देंगे और दूसरी भुजा पूछ सकते हैं, या फिर क्या दे सकते हैं, दोनों भुजा का मान देके एक विकर्ण हमें दे देंगे और दूसरी विकर्ण का मान पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। कहाँ से आया है वो मैंने आपको समझा दिया है, और अगर अभी आपको ये नहीं याद है तो आप इसको थोड़ा स्किप कीजिए। जस्ट मेंसुरेशन कंप्लीट करने के बाद हम जियोमेट्री को बहुत डिटेल में करने वाले हैं, उसमें आपको बहुत आसानी से ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे, जो कि क्या थे ये, इसके हम थ्योरी में कर रहे हैं, है ना, समांतर चतुर्भुज की। अब इसमें अगर और देखें हम, ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं अब 2-3, तो हमने अभी तक जितने भी चतुर्भुज पढ़े हैं, जैसे हमने अभी क्या पढ़ लिया है, वर्ग पढ़ लिया है, वर्ग के बाद हमने क्या कंप्लीट कर लिया, आयत कंप्लीट कर लिया, आयत के बाद हमने रोम्बस बोले तो क्या समचतुर्भुज कंप्लीट कर लिया, और आज हम थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं किसकी, पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की। तो ये जो पॉइंट अब मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, ये पॉइंट सभी में, जितने भी हमने अभी तक चतुर्भुज पढ़े हैं सभी में लगने वाले हैं। जैसे हम समांतर चतुर्भुज में अगर देखें तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ध्यान से समझने का प्रयास करें इसको आप, कोई सा भी हमें एक समांतर चतुर्भुज दे या रोम्बस दे या वर्ग दे, उसमें अगर उसके आधार को, ये जो इसकी एक भुजा है इसको आधार मानकर एक ट्रायंगल बना दे जो कहीं भी इसको स्पर्श करे, तो इसका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का, वो इस चतुर्भुज के, जो ये समांतर चतुर्भुज है किसी भी चतुर्भुज का, है ना, उसका आधा होगा, उसके क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसका क्षेत्रफल क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, इसको अगर हम बेस मान ले a और ये मान ले जाए इसकी हाइट है h, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 1/2। और कोई सा भी जो चतुर्भुज होता है उसकी जो विकर्ण होती है, ये जो इसकी विकर्ण है डायगोनल, इसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांटती है, चाहे वो वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज, कोई सा भी अगर चतुर्भुज है और उसकी अगर हम विकर्ण खींच रही है तो विकर्ण क्या करेगी, उसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांटेगी। अगर इसमें हम कितनी विकर्ण खींच दे, इसी तरह से दोनों विकर्ण अगर खींचे तो इसके क्षेत्रफल को 4 बराबर भाग में बांटती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कितने भाग में, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना है आपको, ये जो क्षेत्रफल होता है इन दोनों का, वो क्या हो जाएगा, जैसे इन दोनों का जितना होगा उतना ही इन दोनों का होगा। इन दोनों का क्षेत्रफल प्लस करें तो वो इन दोनों, इस वाले और इस वाले ट्रायंगल दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जियोमेट्री में भी और अच्छे से क्लियर करेंगे इनको। तो अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है।
क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा उसकी दूसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है एवं उसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो अभी जो हमने कि लास्ट पॉइंट इसका किया था, क्या था वो पॉइंट, जब हमें उसकी क्या दे दे, दो भुजा की लंबाई दे दे, दो समांतर जो भुजाएं हैं उनकी अगर हमें लंबाई दे दे, मान लीजिए ये ए का मान कितना दिया है इसमें हमें 10 सेंटीमीटर और बी का मान कितना दे दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और इसके एक विकर्ण की लंबाई हमें दे दी है कितनी 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अभी हमने इनमें जो रिलेशन देखा था वो क्या था कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर किसके होंगे, ये 2 गुणित a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे d1 का मान रख देंगे हम कितना, d1 का मान दिया हमें 12 का स्क्वायर, 12 दिया है तो यहाँ पे d की जगह पे 12 रखेंगे, और d2 का मान हमें ज्ञात करना है। 2 इंटू a की जगह पे क्या रखेंगे 10 का वर्ग प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे 8 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 का वर्ग 144 प्लस d2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 10 का वर्ग 100 प्लस 8 का वर्ग 64, और ये हो जाएगा कितना 144 प्लस d2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 164। 164 का अगर हम डबल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ये 2 गुणित 164, इसका हम डबल करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 का 2, हासिल कितना आ गया हमारे पास 1, और 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 328, और इधर कितना है हमारे पास ये 144 प्लस d2 का स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो d2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 328 माइनस का 144, कितना बचेगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे ये कितना 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास 8। अब कितना दे दिया था, 1 उधर दे दिया था, कितने बचे 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, 184। मतलब d2 का स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया है 184। तो अब यहाँ से इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगी करनी आ जाएगी, तो d2 बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 184। इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, 184 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 दून कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 चुक 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर अगर हमने जो फैक्टर किए हैं ये क्या आए हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, और क्या आ गया 23, तो कटेगा नहीं। तो अब यहाँ से एक पेयर कंप्लीट बन रही है, 1 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 2 रूट कितना हो जाएगा 46, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे डाटा ये मन से लिया था तो उसमें थोड़ी ये रूट में आ गया है, मतलब वहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या बन जाएगी और जो कि बाहर निकल जाएगा और उसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि आजकल तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं पॉइंट में आ रहे हैं, इसको हम और भी इसका पॉइंट में वर्ग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और फिर उसका मान पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का। अब जिसमें कि हमें दोनों विकर्ण की लंबाई दे देंगे और एक भुजा की लंबाई पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है समांतर चतुर्भुज का। एक समांतर
चतुर्भुज की दो भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। उसका परिमाप ज्ञात करें। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, हमें इसकी जब दोनों भुजाओं की लंबाई दे दे तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है, 2 ब्रैकेट में a प्लस b दोनों भुजाओं का योग का 2 गुना, a का मान कितना दे दिया 10 और b का मान कितना दे दिया 8, तो ये कितना हो जाएगा 18 और 18 दूनी 36 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार दिया है, मतलब इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें से एक भुजा का मान हमें दे दिया कितना, मान लिया जाए ये कितना दिया हमें 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी दे दी 8 सेंटीमीटर। तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू एच। तो अब यहाँ पे a का मान कितना है 12 और h का मान कितना दिया हमें 8, तो 12 8 है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्या क्षेत्रफल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 4th। एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या दिया गया हमें, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई दी है। जैसे ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, इनकी ये जो दो भुजाओं की लंबाई हमें दी है, जो बड़ी भुजा है उसकी लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, और ये जो छोटी भुजा है इसकी लंबाई कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, और हमें इनके बीच का जो कोण दिया है ये कितना दे दिया है 45 डिग्री का। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने एक फार्मूला लिखा है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, क्या, दोनों भुजाओं का गुणनफल a इंटू बी, और इंटू में क्या करेंगे साइन थीटा। तो अब यहाँ पे a का मान कितना है 6 और b का मान कितना है 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा। थीटा की जगह पे कोण कितना दिया है हमें 45 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे हम 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें, 6 गुणित 4 साइन 45 का मान कितना होता है, 45 का मान होता है 1/√2, है ना, जिसको अभी ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ये मान कहाँ से आया है साइन 45 का, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, और जिनने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है उनको तो याद ही है, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ाई है। अब यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व करें तो जैसे ये बटे में 2 आया है तो इस √2 आया है, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो अब यहाँ पे रूट टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 6 दूनी 12 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा सभी को। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पे सिर्फ चेंज कर रही है इसकी भुजा की लंबाई। मान ले जाए ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा आज की क्लास का। और ये एंगल हम कर रहे हैं यहाँ पे कितना, 30 डिग्री। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल देखो, इसका मान कितना है अब 6 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया है 8 सेंटीमीटर, और ये थीटा का मान बदल कर कितना कर दिया है यहाँ पे 30 डिग्री, है ना। ये झुक जाएगी लाइन इधर की तरफ, इस तरह से हो जाएगा ये। अगर दूसरा डायग्राम हम बनाएं इसका, तो ये इस तरह से थोड़ी लाइन ज़्यादा झुक जाएगी। ये जो एंगल होगा कितने डिग्री का बन गया है यहाँ पे, 30 डिग्री का। और इसका मान कितना दिया है ए, इसका कितना दिया है बी। ये ए का मान दिया है 10 और बी का मान कितना दिया है 8। इस फार्मूले में मान रखेंगे 10 गुणित 8 और साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 गुणित 8, 30 का मान होता है 1, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। तो मतलब 10 चुक 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समांतर चतुर्भुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसी टाइप का। यहाँ पे मान लीजिए दे दिया गया है इस भुजा का लंबाई 20 सेंटीमीटर और ये दी है हमें 15 सेंटीमीटर, और इसका मान दिया है मान लीजिए 60 डिग्री। ये एंगल कितना दे दिया है, 60 डिग्री। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सेम इसी फार्मूले में मान रखना है हमें। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आज की क्लास का कौन सा, 6ठा। ए का मान दे दिया हमें कितना 20 और इसका मान दे दिया है कितना 15, और इसका मान ये दिया है कोण कितना दे दिया, थीटा बराबर हमें दिया है 60 डिग्री। इसमें मान रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये ए का मान रखेंगे यहाँ पे एक कितना 20, बी का मान रखेंगे 15, और साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू में साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है 20 गुणित ये कितना हो जाएगा 15, और ये यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये कट जाएगा 2 से कितनी बार में, 10 बार में, और ये हो जाएगा 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज का। तो उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे और इसकी थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 से 3 बार आपको देखना है और क्लियर करना है ना। तो आज हो गया हमारा रेक्टेंगल, ये क्या नाम है इसका, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हम कर लेंगे ट्रिपेजियम कंप्लीट। तो हमारा जो 2D का पोर्शन था, 2D के पोर्शन में हमारा जो चतुर्भुज वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें ट्रायंगल, है ना, जिसमें ट्रायंगल के प्रत्येक कॉन्सेप्ट करेंगे, और ट्रायंगल के बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।